सुमध्याह्न बच्चों, हिंदी की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। हिंदी की पिछली कक्षा में हमने अभ्यास सागर पाठ 12 में प्रश्न नंबर 1, 2, 3, 4 को किया था। इन प्रश्नों में हमने विविध शब्द प्रयोग के बारे में समझकर प्रश्नों को हल किया था। हमने इन प्रश्नों में शब्दों के अनेक रूपों को समझा था और हल करके अभ्यास सागर में प्रश्नों को भरा था। आज हम प्रश्न नंबर 5 करेंगे। प्रश्न नंबर 5 हमारे पास है। हमारे पास कुछ ऐसे शब्द दिए गए हैं जो सुनने और बोलने में एक जैसे लगते हैं, परंतु अर्थ के आधार पर इनका प्रयोग अलग होता है। इनका अर्थ अलग अलग होता है और जब हम इनका उच्चारण करते हैं तो सुनने वालों को ऐसा प्रतीत होता है कि ये तो एक जैसे शब्द हैं, परंतु ऐसा नहीं होता। ये अर्थ के आधार पर पूरी तरह से पूर्णतः अलग होते हैं। आज हम इन्हीं शब्दों का अभ्यास करेंगे और इन शब्दों में अर्थ के आधार पर जो भिन्नता होती है उसे वाक्य में प्रयोग हम कैसे कर सकते हैं ये भी सीखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहला शब्द हमारे पास है उधार और उद्धार। उच्चारण से ही आप सीखेंगे, इसलिए ध्यानपूर्वक सुने। पहला ये जो शब्द दिया गया है ये है उधार और दूसरा है उद्धार। तो उधार होता है किसी से कोई वस्तु मोल खरीदना और बदले में उसका दाम ना चुकाना, उसे ये विश्वास दिलाना कि भविष्य में मैं उसका दाम चुका दूंगा। तो इस प्रक्रिया को, इस लेन देन को कहा जाता है उधार। तो वह उधार लेने आ गया, या मैंने दुकान से सामान उधार खरीदा। और उद्धार होता है अपने जीवन के लिए ईश्वर से ऐसी मंगल कामना करना कि ईश्वर अपनी कृपा दृष्टि से उस मनुष्य को अपनी शरण में ले लें, उसका कल्याण कर दें। आसान शब्दों में कहा जाए तो किसी का कल्याण होना, ईश्वर से अपने कल्याण के लिए मंगल कामना करना। तो उद्धार का होगा जैसे यहाँ हुआ है, हे भगवान मेरा उद्धार कर दो, हे भगवान मेरा उद्धार कर दो। वैसे ही अभ्यास में पहला शब्द हमारे पास है उदार। उदार का अर्थ होता है विशाल हृदय वाला व्यक्ति। ऐसा कोई व्यक्ति जिसके मन में, जिसके हृदय में दूसरों के लिए स्नेह हो, आत्मीयता की भावना हो, अपनेपन की भावना हो। तो वाक्य बनेगा मोहन उदार हृदय व्यक्ति है। क्या वाक्य बनेगा? मोहन उदार हृदय व्यक्ति है। दूसरा है उधार। अब यही हमने पहले भी इसका अभ्यास किया, फिर से वाक्य बनाते हैं अपने शब्दों में। मैंने दुकान से उधार सामान खरीदा। अब ख हमारे पास है अपेक्षा और उपेक्षा। प्यारे बच्चों, ये जो शब्द हैं ये अर्थ के आधार पर बिल्कुल मिलते जुलते हैं। इनका उच्चारण जब हम किसी के मुख से सुनते हैं तो हमारे मन में ऐसी शंका उत्पन्न हो जाती है कि अपेक्षा का अर्थ क्या होगा और उपेक्षा का अर्थ क्या होगा। इसलिए ध्यानपूर्वक समझने का प्रयास करें। पहला है अपेक्षा। अपेक्षा होता है किसी की तुलना करना। ये जो शब्द प्रयोग होता है ये किसी की तुलना के अर्थ में प्रयोग होता है। जैसे मोहन सोहन की अपेक्षा अधिक चतुर है, मोहन सोहन की अपेक्षा अधिक समझदार है। तो अर्थ से ही ज्ञान हो रहा है कि मोहन और सोहन की आपस में तुलना हो रही है। दूसरा है उपेक्षा। उपेक्षा निंदा के अर्थ में भी होता है या किसी को अनदेखा करने के अर्थ में भी प्रयोग होता है। ये निर्भर करता है कि ये शब्द वाक्य में किस अर्थ में प्रयुक्त होता है। कुछ कुछ वाक्यों में ये निंदा के अर्थ में होता है और कुछ कुछ में अनदेखा करने के लिए भी प्रयोग होता है। हमें दूसरों की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए, निंदा वाले अर्थ में प्रयोग हो गया। और दूसरा है अनदेखा। मोहन सोहन की अपेक्षा करके आगे निकल गया, मोहन सोहन की उपेक्षा करके आगे निकल गया। अगला है
प्रणाम और प्रमाण। प्रणाम और प्रमाण। प्रणाम का अर्थ है अपने से बड़ों से शुभ आशीर्वाद लेने के लिए उन्हें स्नेहपूर्वक नमस्ते करना, उनके चरणों को छूना। तो वाक्य बनेगा, हमें अपने से बड़ों को प्रतिदिन प्रणाम करना चाहिए। और प्रमाण होता है सबूत। प्रमाण का अर्थ होगा सबूत। तो वाक्य बनेगा, पुलिस ने चोर को प्रमाण के साथ चोरी करते पकड़ा। पुलिस ने चोर को प्रमाण के साथ चोरी करते पकड़ा। अगला शब्द है घ में प्रसाद और प्रासाद। ये जो प्रासाद शब्द है, आप इसका वाक्य में प्रयोग बहुत ही कम देखते हैं। नया शब्द आपके लिए है, समझने का प्रयास करें। प्रसाद होता है ईश्वर का भोग लगने के बाद जो मनुष्यों में बंटता है ईश्वर का आशीर्वादात्मक रूप में, तो उसको कहा जाता है प्रसाद। वाक्य बनेगा, पुजारी ने हमें प्रसाद दिया। और प्रासाद का अर्थ होता है महल। प्रासाद का अर्थ क्या होगा? महल। राजा का प्रासाद बहुत सुंदर था। राजा का प्रासाद बहुत सुंदर था। इस तरह से हम प्रश्न नंबर 5 में मिलते जुलते शब्दों के उच्चारण का अभ्यास करेंगे, उनके अर्थ को समझने का प्रयास करेंगे। प्रश्न नंबर 6 हमारे पास है। प्रश्न नंबर 6 हमारे पास है, नीचे दिए गए शब्दों को उनके मिलते जुलते युग्म शब्दों को छांट करके हमें लिखना है। हमारे पास युग्म शब्द दिए गए हैं। आपको बताना चाहूँगा, युग्म का अर्थ होता है शब्दों का जोड़ा। युग्म का अर्थ क्या होता है? शब्दों का जोड़ा। कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो हमेशा अकेले प्रयोग नहीं होते, अपने मिलते जुलते अर्थ वाले शब्द के साथ ही प्रयोग होते हैं। ऐसे शब्दों को कहा जाता है शब्दों का जोड़ा। जैसे हमारे पास है उलट। उलट का होता है उलट पलट। जब भी उलट शब्द का प्रयोग होता है तो पलट शब्द साथ में स्वतः ही प्रयुक्त हो जाता है। तो ऐसे शब्दों को कहा जाता है युग्म शब्द, शब्दों का जोड़ा। जैसे दिन रात, मोहन दिन रात सोचता रहता है। भूख प्यास, मोहन भूखा और प्यासा है। तो घास के साथ क्या आएगा? फूस। चमक के साथ दमक, जीव के साथ जंतु, पालन के साथ पोषण और भूख के साथ प्यास। इस तरह से ये युग्म शब्द आपस में मिलकर के वाक्य में प्रयुक्त हो जाएंगे। प्रश्न नंबर 6 में हमारे पास ये जो काले शब्द दिए गए हैं, हमें इनके विलोम शब्द इस मंजूषा से ढूंढ करके लिखने हैं और वाक्यों को पूरा करना है। तो तिमिर का अर्थ होता है अंधेरा। तो अंधेरे का उल्टा क्या होगा? प्रकाश। क्या होगा? प्रकाश। स्वार्थ होता है अपने मतलब के लिए काम करना, तो इससे विलोम होगा निस्वार्थ। तरल, जब कोई वस्तु द्रव के रूप में हो, द्रवित रूप में हो, तो उसको कहा जाएगा तरल। विलोम होगा ठोस, सॉलिड, लिक्विड और सॉलिड। अनुकूल, हमारे योजनाओं के अनुसार जब काम होता है तो उसको कहते हैं अनुकूल। और इससे विरुद्ध जब होगा, उल्टा जो होगा, तो वो प्रतिकूल। इसलिए क्रमबद्धता से प्रकाश, निस्वार्थ, ठोस और प्रतिकूल, ये विलोम शब्द वाक्यों में प्रयोग होंगे। प्रश्न नंबर 7 हमारे पास है, कर्म क्रिया हमें छांटनी है और कर्म को भी साथ में लिखना है। ये जो वाक्य हमारे पास दिए गए हैं, हमें इन वाक्यों में से कर्म क्रिया और कर्म को छांट करके लिखना है। हमें पता है किसी भी वाक्य में एक कर्ता होता है, एक कर्म होता है और क्रिया होती है। कर्ता से अभिप्राय होता है जो वाक्य में काम कर रहा होता है। जिस काम को कर रहा होता है वो कर्म होता है, और काम के होने वाले शब्दों का ज्ञान जिससे होता है उन्हें क्रिया कहा जाता है। और आसान शब्दों में समझा जाए तो नाम वाले शब्द कर्ता, काम वाले शब्द क्रिया, और जो काम हो रहा होगा वह कर्म। तो चलिए
सकर्मक क्रिया और कर्म का अभ्यास करते हैं। सकर्मक क्रिया, अब वाक्य में ऐसा भी होता है कि कुछ वाक्यों में कर्म नहीं होता, तो वे वाक्य कहलाते हैं अकर्मक, और जिन वाक्यों में कर्म होता है उन्हें कहा जाता है सकर्मक। चलिए कर्म को छांटते हैं और क्रिया को भी लिखते हैं, सकर्मक क्रिया और उसका कर्म। पहला है रवि अपने कपड़े खुद धोता है। हालांकि इसको देखा जाए तो ये प्रेरणार्थक वाक्य में आएगा, ये क्रिया का कौन सा भेद होगा, प्रेरणार्थक, परंतु हमारे पास कर्म क्रिया में दिया गया है तो हम सकर्मक क्रिया के आधार पर लिखते हैं। तो सकर्मक क्रिया क्या है, खुद धोता। सकर्मक क्रिया क्या आ जाएगी यहाँ, खुद धोता, और कर्म क्या आ जाएगा, कपड़े। रवि कौन सा काम कर रहा है, कपड़ों का, तो कपड़े क्या है हमारे पास, कर्म। इसलिए खुद धोता क्रिया है और कर्म क्या है, कपड़े। अगला है मीरा ने एक गाना सुनाया। तो सुनाया आपकी सकर्मक क्रिया है और गाना क्या है, कर्म। इसलिए हम लिखेंगे सुनाया और गाना। शारदा खाना बना रही थी। बना रही थी आपकी सकर्मक क्रिया है और खाना क्या है आपका, कर्म। उसने एक कहानी लिखी। अब लिखी क्या है आपकी सकर्मक क्रिया और कहानी क्या है, कर्म। हमने चावल खाए। खाए क्रिया और चावल कर्म। प्यारे बच्चों, अक्सर परीक्षा में ये प्रश्न पूछा जाता है और बड़े खेद का विषय है कि बहुत सारे विद्यार्थियों का ये प्रश्न लगभग गलत होता है। वे सकर्मक क्रिया और कर्म को छांट ही नहीं पाते हैं। तो निकट भविष्य में जब भी आपकी कक्षा परीक्षा होती है या वार्षिक परीक्षा होती है तब आप इस प्रश्न में गलती ना करें, इसलिए इस प्रश्न को बार बार समझने का प्रयास करें। मैं आपको फिर बताना चाहूँगा, वाक्य में जो काम करने वाले शब्द होंगे वे आपकी क्रिया आएगी, और जो काम करने वाला, काम को प्रदर्शित करने वाला शब्द होगा वे आपका कर्म होगा। तो कर्म और क्रिया, इसको समझने का प्रयास करें। प्यारे बच्चों, एक छोटी सी जानकारी आपको और देना चाहूँगा। आपको पता है विद्यालय प्रबंधन की तरफ से हमारी हिंदी की ऑनलाइन कक्षाएं भी शुरू हो गई हैं, और ये बड़े सौभाग्य की बात है कल प्रत्यक्ष बैठ करके हिंदी का पठन पाठन करेंगे। तो मैं आपको हिंदी की कक्षा के लिए जो आईडी होगी और जो पासवर्ड होगा वो भी साथ में भेज रहा हूँ। इसलिए कल आप समय के अनुसार निश्चित समय पर हिंदी की कक्षा में आएँ और हिंदी में अच्छे से इन विषयों को पढ़ें। ये जो विषय आज हमने पढ़ा है ये सारे प्रश्न मैं कल आपको हिंदी की कक्षा में भी दोबारा से करवाऊंगा। गृह कार्य में पढ़े हुए प्रश्नों को आप अच्छे से समझें। अच्छे से समझने के बाद अपनी किताब में भर लें, और किसी भी शंका के समाधान के लिए आप मुझसे कल अपनी हिंदी की कक्षा में भी पूछ सकते हैं। धन्यवाद। शुभ दिवस।